नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ता और कई सारे नतीजों वाला हफ्ता है। ऐसे में हमारे साथ 3 नए चेहरे जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए इस गेम शो के जरिए। इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे तीनों ही जानकारों को। हमारे साथ इस हफ्ते हैं रुचित जैन, रत्नेश गोयल और साथ ही साथ सामित चौहान। इन तीनों के बीच रहेगा मुकाबला, लेकिन पहले मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है फिर सीमित दायरे में निफ्टी का ट्रेड है। निफ्टी इस समय आप देखेंगे तो करीब करीब 12 पॉइंट ही ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोर, 200-250 अंकों तक का इजाफा, और ये दरअसल एचडीएफसी बैंक की अगुवाई में तेजी बनती दिखाई दी है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, जिसके आज नतीजे आएंगे, वहां पर भी खरीदारी है। लेकिन सरकारी बैंकों में जोश बढ़ रहा है। एसबीआई लगभग 1% के गेन्स जोड़ता हुआ। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे क्या ड्रैग कर रहा है तो फार्मा कंपनियां, जहां पर पिछले हफ्ते अच्छी तेजी बनी थी। आज निफ्टी का फार्मा इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 1% नीचे है। सन फार्मा 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज में 1.5% की गिरावट, डीवीज, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड माहौल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो थोड़ी सी संभली हुई है, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, ज्यादा कुछ अलग कर नहीं रहा है मिड कैप इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑफ कोर्स है, उस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी कंसिडरिंग इस हफ्ते कई सारे नतीजे आने वाले। लगभग 15 कंपनियां तो निफ्टी वाली मैंने खुद गिनी है। आप सभी का स्वागत है। रुचित, क्या अप्रोच रखेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। वेल, मार्केट में ओवरऑल देखें तो अभी भी हम उसी रेंज में इंडेक्स पे लॉक्ड है, जहाँ पे 17,700 का रेजिस्टेंस बना हुआ है और 17,550, 17,570 ये सपोर्ट है। सो नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव इंडेक्स में तो ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें लग रहा है कि जब तक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नहीं ब्रीच होते तब तक मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रहेगा। और जो हम लास्ट ये पूरे वीक में हमने देखा है, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, कि मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है, ज्यादा है। सो अप्रोच एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी कि जहां पे हम जो आउट परफॉर्मर्स है, कि जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडेक्स फ्रंट पे आई थिंक ये रेंज अभी भी टाइमिंग और 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए कंटिन्यू रह सकती है। जी हाँ, इंडेक्स टाइमिंग पर नजरें रहेंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या स्टॉक्स पर फोकस रहेगा हमारे जानकारों का, उस पर आगे बात करेंगे भी। समित, कोई खास स्ट्रैटेजी इस हफ्ते के लिए? देखिए अर्षदा, अगर अप्रैल मंथ की बात करें तो पूरी एक्टिविटी टू काइंड ऑफ एक्शन में हमने बटी हुई देखी है। फर्स्ट हाफ जहां पे हमने देखा है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली 17,000 के आसपास बीस बिल्डिंग हुई, फिर 17,800 900 के लेवल्स हमने टेस्ट हुए, और लास्ट 2 हफ्तों से हमने क्लियरली एक कंसोलिडेशन का दौर देखा है। तो थोड़ा ब्रॉडर ट्रेंड अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन, टाइम वाइज कंसोलिडेशन काफी हेल्दी साइन माना जाता है, और वही हम फिलहाल देख रहे हैं। तो 17,500 400 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, होल्ड हो रहा है। और ऐसे टाइम पे जब भी हम इंडेक्स में एक रैली के बाद कंसोलिडेशन देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा थीमेटिक मूव्स अनफोल्ड होते हैं देखते हैं, और वही हम लास्ट 3-4 दिनों में देख रहे हैं। हर एक स्टॉक नहीं चल रहा है, बट कुछ कुछ थीम्स है। हर एक 1-2 दिनों के बाद एक नई थीम उभर के आ रही है, और उसी में से आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स स्पेसिफिकली काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में भी एक अच्छा वापस ट्रैक्शन हम आते हुए दिख रहे हैं। तो इंडेक्स स्पेसिफिक हमें लगता है कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस रहेगा, जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। वेराज जो एक्चुअल जो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो आउटसाइड इंडेक्स मिलेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करना, और कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे हम इस हफ्ते यहाँ पे फोकस रखने वाले। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड क्लियरली कैश वाले ट्रेड्स पर भी बनता हुआ दिखाई देगा। रत्नेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? किस तरह के ट्रेड्स, दिग्गज स्टॉक स्पेसिफिकली, या फिर आपको लग रहा है इंडेक्स के ट्रेड के भी मौके मिलेंगे? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। अगर ओवरऑल बात करें इंडाइसेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मैं भी व्यू सेम ही देखा है। थोड़ा सा इंडाइसेस में थोड़ा सा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखेगी, बड़ा मोमेंटम अभी नहीं देखने को मिल सकते आगे आने वाले 2-1 दिनों में। नीचे में रेंज 17,550 17,500 सपोर्ट की रहेगी, ऊपर में 17,800 रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस का भी देखने को मिल सकता है, तो बैंक निफ्टी से देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल इंडाइसेस में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही बजा रहेगा। हाँ, कैश मार्केट के स्टॉक्स उनमें अप्रोच देखने को मिल सकती है। तो व्यू यही रहेगा कि थोड़ा सा कैश मार्केट के स्टॉक्स में तेजी के कुछ मौके हमको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं।
अब ट्रेड्स पर आना शुरू करते हैं। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मैं पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जाना चाहूंगा। मुझे इसमें ऐसा लगता है काफी अच्छा इसने एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 54 रुपीज का, और ऊपर में टारगेट हमको 62 रुपीज के देखने को मिल सकते हैं। 62 के लिए एक मौका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में स्टॉक आपके सामने 2.25% ऊपर है। बाय साइड का ट्रेड है ये। समित, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? देखिए यहाँ पे रेलटेल के साथ हम जाना चाहेंगे। काफी एक स्टॉक कंसोलिडेशन से रिसेंटली गुजरा है और आज सुबह से हम एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ। ये स्टॉक ने इंट्राडे चार्ट्स पे यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगी। 118 के इमीडिएट हम टारगेट के लिए रेलटेल को करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे और इसमें 105 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। 5 का स्टॉप लॉस और तेजी का ट्रेड 5% ऊपर। और रेलटेल ही नहीं, अक्रॉस द बोर्ड आज हमने देखा है फिर से ये रेलवे कंपनियों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। रुचित, आपकी बारी, बताइए पहला ट्रेड क्या है? डिफेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मूव एक कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में फिर से रहेगा। मजगांव डॉक का मेरा पहला पिक रहेगा। 754 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में एक टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स के आसपास 754 पे मजगांव डॉक में खरीदारी करे, 727 के स्टॉप लॉस रखे, 810 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। 27 का आपका स्टॉप लॉस और 810 का टारगेट, ये है फिलहाल मजगांव डॉक रुचित का ट्रेड। रुचित, लगे हाथ दूसरा ट्रेड? दूसरा पिक एक थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं ब्रेकआउट, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। ग्रेजुअली वॉल्यूम्स फिर से अभी ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में इंप्रूव होने लगे हैं और जो 20 EM है स्टॉक को, वो अब अच्छा सपोर्ट स्टॉक को ऐड कर रहा है। सो हालांकि ब्रेकआउट और थोड़े ऊपर है, बट लुकिंग एट द प्राइस वॉल्यूम एक्शन हम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो करंटली 678 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल्स खरीदारी करे, 657 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 740 के टारगेट के लिए। 40 के लिए एक मौका तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल में खरीदारी और 657 का स्टॉप लॉस। रत्नेश, आपकी बारी, बताइए ट्रेड। मैं भी रेलवे स्टॉक साथ जाना चाहूँगा। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक बढ़ा हुआ, बाकी बहुत दिनों बाद एक इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तो मैं आरबीएनएल के साथ जाना चाहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्दी यहाँ पे हमको 3 डिजिट में आरबीएनएल देखने को मिल सकता है। तो एक टारगेट रहेगा मेरे यहाँ पे 105 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 75 रुपीज का। 75 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। पहले रेलटेल आया जो समित ने पिक किया और आरबीएनएल अब रत्नेश ने भी जोड़ लिया है। समित, आपकी बारी, अगला ट्रेड क्या है? इंजीनियर्स इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। लास्ट 5 सालों में ये स्टॉक ने ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है, बट अभी वापस लास्ट कुछ हफ्तों से ये स्टॉक में लोअर साइड पे वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी खासी हो रही है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्म किया है 200 एवरेज के आसपास और वहीं से हमने वापस ये रैली रिज्यूम होते हुए देखी है। तो यहाँ से जैसे उसकी प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी फिलहाल तो दिख रही है, ये स्टॉक एटलीस्ट जो रीसेंट हाइज है 90-92 के, वो रिटेस्ट कर सकता है। तो 91 के टारगेट के लिए हम इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और 79.50 का यहाँ पे करंट लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 950 का स्टॉप लॉस और ईआईएल में 91 का टारगेट रहेगा। अच्छा, सेंचुरी टेक्सटाइल को प्रीएम्प्ट कर रहे थे रुचित, एक खबर भी आ रही है, तो स्टॉक एक बार दिखा दीजिएगा। कंपनी ने दरअसल कंपनी की सब्सिडरी ने मुंबई के मालाबार हिल में जमीन का अधिग्रहण किया है। मालाबार हिल प्राइम लोकेशन है, वहां पर 600 करोड़ से ज्यादा की क्षमता का एक पार्सल इन्होंने लैंड पार्सल खरीदा है ना। आई डोंट नो कि मालाबार हिल में कितना बड़ा लैंड पार्सल आपको मिल जाए, क्योंकि वो काफी पॉपुलेटेड एरिया वैसे भी है, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल ने यहाँ पर मुंबई के मालाबार हिल में जमीन का अधिग्रहण किया है। अब अज्यूम करें इस पर अगर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनती है तो कम से कम इनका मानना है 600 करोड़ तक की यहाँ पर उससे ज़्यादा के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। सेंचुरी टेक्सटाइल 1.5% ऊपर और बाय कॉल दिया रुचित ने, 740 का टारगेट है। क्योंकि हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो रियल्टी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स या फिर लोढ़ा की बात करें, नतीजे आप वैसे देखेंगे थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। आय 5.5% और इबिट्टा 15% घटा है। मार्जिन्स पर भी हमने देखा करीब 300 बेसिस पॉइंट का प्रेशर देखने को मिला, 23% पर आ गए, लेकिन मुनाफे में 39% का उछाल रहा। साथ ही बोर्ड ने 1:1 बोनस का भी ऐलान किया है। Q4 के नतीजे आए, साथ ही
FY24 यानी कि नए वित्त वर्ष का आउटलुक भी कंपनी ने दिया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD और CEO अभिषेक लोढ़ा। अभिषेक, स्वागत है आपका। आपने इनफैक्ट एक FY24 के लिए प्री सेल्स गाइडेंस 14,500 करोड़ की दी है। अगर आप हमें बता सके कहां से लीड करेगी ये गाइडेंस, किस मार्केट में, किस तरह की प्राइसिंग पर? नमस्कार, आप सभी के साथ मैं आज सुबह CNBC आवाज पर होकर बहुत अच्छा लग रहा है। FY23 में हमने 12,000 करोड़ की सेल्स की, जो हमारी गाइडेंस थी 11,500 करोड़ की, उससे अधिक सेल्स की। 34% की हमारी प्री सेल्स ग्रोथ हुई। मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है, लोगों को घर खरीदने की इच्छा है, प्राइसेस रीजनेबल तरीके से बढ़ रही हैं। इस साल 6 से 8% प्राइसेस बढ़ी हैं। लोगों की तनख्वाह सैलरीज 10% से बढ़ रही हैं, इसलिए अफोर्डेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। हमारा फोकस अगले साल के लिए मुंबई और पुणे रहेगा। इन दोनों मार्केट्स में से मोस्टली हमारी सेल्स आएंगी और हमारा गाइडेंस ये रहेगा कि हमारी सेल्स 20% से ग्रो होंगी और 14,500 करोड़ की सेल्स का हम गाइडेंस दे रहे हैं फिस्कल 24 के लिए। इसके आगे चलते हुए भी हमें लग रहा है कि एक लंबी साइकिल है रियल एस्टेट में, हाउसिंग में। अगले 15 साल तक हाउसिंग में ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं, इंडिकेशंस दिख रहे हैं और इसके चलते हुए हमारा सोच है कि फिस्कल 26 तक हम 21,000 करोड़ की सेल्स पे पहुंच जाएंगे, जो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगी, जो हमारी 12,000 करोड़ की सेल्स फिस्कल 23 से हुई। तो ओवरऑल हमें हाउसिंग मार्केट के बारे में काफी बिलीफ है और हमें लग रहा है कि हाउसिंग मार्केट की स्ट्रेंथ आगे वाले दिनों में चलती रहेगी। आपने इनफैक्ट जो गाइडेंस दिया है, जहां पर आप एक प्री सेल्स का गाइडेंस देते हैं, आप एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 6,000 करोड़ का गाइडेंस देते हैं, लेकिन डेट पर कोई आंकड़ा नहीं शेयर किया, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा डेट ऑलरेडी बहुत ही अच्छे कंट्रोल में है। हमारी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी सॉलिड पोजीशन में है। पिछले साल हमने ना केवल 2,200 करोड़ से डेट कम किया, पर उसके अलावा हमने 2,400 करोड़ का ग्रोथ इन्वेस्टमेंट किया। ये कुछ ही हम केवल एकमात्र कंपनी है इंडिया में रियल एस्टेट स्पेस में जो दोनों एक साथ कर सकती हैं, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ में डेट रिडक्शन। और वो इस कारण से है क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है। हम लैंड का प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, सेल्स एक बहुत ही एफिशिएंट वे में कर पाते हैं, जिससे हमारा कैश फ्लो प्रोडक्शन मच हायर, बाकी पीयर्स से काफी हायर चलता है। आने वाले वर्षों में हमने एक डेट सीलिंग, एक डेट की लिमिट का गाइडेंस दिया हुआ है कि डेट हमारा हमेशा 0.5 टाइम्स इक्विटी से कम रहेगा और 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 1 ईयर का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उससे भी कम रहेगा। ये हमारी सीलिंग है। हमारा डेट, हमारा मानना है कि डेट हमारा लगातार कम होता रहेगा और इस सीलिंग के नीचे ही रहेगा। मैं आपसे अभिषेक ये भी समझना चाहूंगी, अब इस नए साल में आपकी क्या तैयारी होगी नई ज्योग्राफीज में उतरने की? अहमदाबाद जैसे मार्केट्स काफी हॉट होने लगे हैं, क्या उन पर आपकी नजरें हैं या फिर दूसरे मार्केट्स में आप क्या उतरने का प्लान कर रहे हैं? और किस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्चेस प्राइमरीली आपने टारगेट किए हैं इस नए वित्त वर्ष के लिए? देखिए, हमारा बिजनेस किसी भी एक लोकेशन या एक प्रोजेक्ट या एक सेगमेंट पे सीमित या फोकस नहीं है। हमारी बिजनेस के जो डेप्थ है और ब्रेथ है वो काफी सिग्निफिकेंट है। और इस साल फॉर एग्जांपल फिस्कल 23 में हमारे पास 33 प्रोजेक्ट्स थे जिससे हमने सेल्स की। इस कारण से किसी भी एक सेगमेंट में, किसी भी एक लोकेशन में अगर कोई तकलीफ आती है, स्लो डाउन होता है, तो हमारी ओवरऑल सेल्स पर उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आने वाले 2 से 3 वर्षों में ज्यादातर ग्रोथ मुंबई और पुणे से आएगी। हम इस समय बैंगलोर में पायलट फेज में हैं। हम बैंगलोर में इस साल 2 लॉन्चेस करने की प्लानिंग है हमारी और उससे हम सीखेंगे कि बैंगलोर में कैसे लोकल बनना, कैसे स्ट्रॉन्ग टीम बनाना, कैसे वहां पर ऑपरेट करना और डिलीवर करना, और फिर डेकेड के सेकेंड हाफ में हम बैंगलोर में ग्रोथ करने की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही आपने जो बाकी बड़े शहरों के बारे में बताया, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। भारत में हाउसिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम धीरे धीरे एक मेजर्ड तरीके से दूसरे मार्केट्स का भी इवैल्यूएशन करें। अगर आप हमें एक अपडेट ये भी दे सके कि यूके रिपैट्रिएशन को लेकर क्या स्थिति है?
जी, पिछले साल फिस्कल 23 में हमने यूके से 550 करोड़ रिपैट्रिएट किए और बाकी अभी और 550 करोड़ फिस्कल 24 में रिपैट्रिएट होंगे। इन 550 करोड़ की रिपैट्रिएशन के साथ में यूके से हमारा सारा रिपैट्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे यूके और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का ये जो स्टेज था वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी बताया है, हमारा पूरा फोकस भारत पे है और भारत के बाहर मैक्रोटेक डेवलपर्स कोई भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं फाइनली आपसे ये समझना चाहूंगी कि गोइंग फॉरवर्ड क्या स्थिति रहेगी मार्केट में, क्योंकि 22 में कोविड के बाद हमने देखा था रियल एस्टेट में एक पेंट अप डिमांड थी। अब हालात क्या वो पेंट अप डिमांड से के ही है या फिर एनवायरनमेंट बदला है, स्पेशली क्योंकि हमने देखा एक तो ब्याज दरों में इजाफा आया है और इनपुट कॉस्ट भी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, वो सब बढ़ चुका है। हमारी कंपनी का मानना है कि एक लंबी 15 साल की साइकिल है और 15 साल की हाउसिंग साइकिल को सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहे, क्योंकि वेजेस जो लोगों की तनख्वाह है, जो घर खरीदने वाले हाउसहोल्ड्स की तनख्वाह करीबन 10% से इस बार बढ़ने का अनुमान है। तो हम चाहते हैं कि प्राइस ग्रोथ उससे कम, इसलिए हमारा गाइडेंस यही रहेगा कि प्राइस ग्रोथ आने वाले साल में 6 से 7% के आसपास में होगी और इसके चलते हुए जिन्होंने पहले घर खरीदे हैं उनको एक अच्छा फायदा मिलेगा और जो लोग नया घर खरीद रहे हैं कि सोच रहे हैं उनको भी लगेगा कि हाउसिंग हम खरीदेंगे आज तो हमारी प्राइसेस और वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, जो एक पॉजिटिव साइकिल है। और उसके साथ साथ में क्योंकि वेजेस की ग्रोथ हाउसिंग प्राइस की ग्रोथ से ज्यादा है तो अफोर्डेबिलिटी भी लोगों के लिए इंप्रूव होती रहेगी, जिससे वॉल्यूम्स इंप्रूव हो। हमारा मानना है कि भारत में वॉल्यूम्स बढ़ाने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। आने वाले 10 सालों में 10 करोड़ फैमिलीज ऐसी हैं जो घर अपना नहीं खरीद सकती थी पर अब खरीद पाएंगी क्योंकि उनकी इनकम्स बढ़ेंगी। इतनी बड़ी मात्रा में जब लोगों को घर खरीदना है तो अगर अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहे तो वॉल्यूम्स की कोई लिमिट नहीं है और इसी बैलेंस के साथ में हम चलना चाहते हैं ताकि ये साइकिल लंबी रहे और कंटिन्यूड ग्रोथ बोथ वॉल्यूम्स और प्राइसेस में होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस नए वित्त वर्ष के लिए। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर हल्की सी ही बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम लौटने की पूरे आसार बन रहे हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक की चाल और मजबूत होती हुई। लेंगे एक ब्रेक, एक स्टॉक बचा है हमारे जानकारों की तरफ से वो आएगा और एक रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहिए। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओइंटसुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज़ होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे
और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज बनी, शू सीरीज बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहां जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1, जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था। उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है, यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले, जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर जॉर्डन 10, ये अब तक का सबसे महंगा जूता है, जिसको आप कह सकते हैं $2 मिलियन का, यानी करीब करीब 16.5 करोड़। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने दो ट्रेड्स जोड़े हैं, दोनों ही तेजी की तरफ ट्रेड्स हैं। अब तीसरा ट्रेड क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। समित, आपने रेलटेल और EIL के साथ पारी की शुरुआत की। आपका तीसरा ट्रेड MHRIL महिंद्रा हॉलीडेज ऑलमोस्ट स्टॉक उसके लाइफ हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। और रिसेंटली ये स्टॉक में जो एक तेजी स्टार्ट हुई है, सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हम देख सकते हैं, और काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। तो हमें लगता है कि यहाँ से मूव और एक्सटेंड होगी। एज अ डिस्क्लोजर ये हमने हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक ऑफ द वीक करके रिकमेंड किया है। इस हफ्ते के लिए 326 का टारगेट हम मान के चल रहे हैं, बट अगर थोड़ा पोजिशनल हम व्यू रखें तो 335 340 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। सो 335 के टारगेट के लिए MHRIL करंट लेवल पे बाय किया सकता है। 299 का इसमें स्टॉप लॉस हो। RIL यानी कि महिंद्रा हॉलीडेज 333 का टारगेट है, 299 का स्टॉप लॉस रहेगा। यह है फिलहाल आपके लिए तीसरा ट्रेड समित का। रत्नेश, आप क्या जोड़ेंगे? मैं कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना चाहूंगा। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 480 का स्टॉप लॉस, 560 का टारगेट। 560 के लिए तेजी, 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। रुचित, आपकी बारी। आज मेरा आखिरी कॉल रहेगा गुजरात फ्लोरोकेम पे बाय कॉल। रिसेंट स्विंग हाइज ये स्टॉक ने क्रॉस किए हैं, और हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन के बाद में फिर से फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि तेजी शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड रहेगी। तो 3350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3250 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 3580 के टारगेट्स के लिए। 3580 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी का एक ट्रेड लेना है। गुजरात फ्लोरो बाय साइड का ट्रेड 3250 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चलिए, तीन ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दे दिए। याद रखिएगा, नए पारी की शुरुआत हम कर रहे हैं नए जानकारों के साथ, और जो ट्रेड्स आए हैं सभी तेजी के हैं। रुचित ने बसगांव डॉक पिक किया, 810 का टारगेट है, 727 स्टॉप लॉस। फिर सेंचुरी टेक्सटाइल आया, 740 का टारगेट, 657 का स्टॉप लॉस। गुजरात फ्लोरो इन्होंने जोड़ा, 3580 के लिए तेजी की, 3250 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, मसगांव 0.13% जोड़ रहा है, सेंचुरी टेक्सटाइल फ्लैट है, फ्लैट टू हल्का नेगेटिव। गुजरात फ्लोरो अभी ऐड किया तो ज्यादा कुछ यहाँ पर बन नहीं रहा है। रत्नेश ने IDFC फर्स्ट जोड़ा, 62 का टारगेट, 54 का स्टॉप लॉस। फिर RVNL आया, 105 का टारगेट, 75 का स्टॉप लॉस। और कोची शिपयार्ड भी इन्होंने ऐड किया है, 560 का टारगेट, 480 का स्टॉप लॉस है। IDFC 0.35, कोची शिपयार्ड 0.11% के रिटर्न्स, लेकिन RVNL इनके जोड़ने के बाद 0.36% नीचे खिसका है। समित ने रेलटेल के साथ शुरुआत की, 118 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। EIL फिर जोड़ा, 91 का टारगेट, 7950 का स्टॉप लॉस। और महिंद्रा हॉलीडेज अब जोड़ा है, 335 के टारगेट के लिए, 299 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रेलटेल 0.32% जोड़ रहा है, EIL 0.24% जोड़ रहा है, लेकिन MHRIL 0.18% थोड़ा सा नीचे दबाव में। अब ओवरऑल रिटर्न्स देखिए तो शांत शुरुआत है, लेकिन रुचित 0.56% के रिटर्न्स पर है, 0.38% के रिटर्न समित के एंड 0.09% के रिटर्न्स रत्नेश के। इससे शुरुआत हो रही है इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 की। याद रखिएगा, अहम हफ्ता है, ढेर सारे नतीजे आएंगे, काफी सारा एक्शन और एक्सपायरी इस हफ्ते देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आई एम श्योर हमारे जानकार आगे शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए।
लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।